बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जो उर्दू ट्रांसलेशन है इस सीरीज़ की ब्रॉडशीट फैसले की, ये चौथी वीडियो है, यानी आज चौथा हिस्सा हम आपके सामने पेश करेंगे। और ये हिस्सा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मीडिया के अंदर मुतज़ाद रिपोर्टिंग की जाती रही है और असल हक़ाइक़ आपके सामने पेश नहीं किए गए। इसकी ट्रांसलेशन का मकसद ये है कि जो कुछ लिखा गया है और जो हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर मौजूद थे वो आपके सामने उर्दू ट्रांसलेशन की शक्ल में आ सकें। आज का हिस्सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसहाक डार क्या रजिस्टर्ड टारगेट थे या नहीं, इस हिस्से में आपके सामने हम हक़ाइक़ पेश करेंगे। और इसहाक डार ने नैब की क्या मदद की शरीफ ख़ानदान के असासों से मुतल्लिक़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग किसने की और किसके कहने पे की और कितनी की गई, ये भी हक़ाइक़ इस वीडियो में आपके सामने पेश किए जाएंगे। इस हिस्से में 3 अलग अलग मामलात पर गौर किया जाएगा: बैंक लोन डिफ़ॉल्ट केसेस, और क्या इसहाक डार IARA के रजिस्टर्ड टारगेट थे या नहीं, और क्या सबूत मौजूद हैं। नैब ने मुतादिद केसेस की तहकीकात की जिनमें पाकिस्तानी बैंकों के सार्फिन ने मुल्क से बाहर जायदादें खरीद रखी थी। कर्ज लेने वालों ने कर्जों की अदायगी के हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। जब ये तसल्ली कर ली गई कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए मुआहदे थे या फिर ये कि असासे करप्शन के पैसों से बनाए गए थे जिन्हें नैब ने रिकवर करना था, और ये ज़रूरी था कि बैंकों को मुआहदों या रकम की वापसी में शामिल किया जाना। ऐसा ही एक केस शॉन ग्रुप का है। इस केस में या इस जैसे दीगर केसेस में कर्ज लेने वाले की बुनियादी जिम्मेदारी बैंकों के कर्ज की वापसी थी, लेकिन जब रिकवरी के इंतजाम किए गए तो कर्ज दहिंदगान ने सारी रकम नैब के हवाले कर दी, जिसने बैंकों को रकम की अदायगी से कबल इसमें से फाइंडर्स फीस के नाम पर अपना कमीशन काट लिया। इब्तदा में जो फीस 3% थी, सितंबर 2006 में इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया। लाइबिलिटी की समाअत के मौके पर कुछ इख्तलाफात सामने आए कि क्या ब्रॉडशीट ऐसे केसेस में 20% की हकदार होगी या फिर इसे नैब की जानिब से कमीशन दिया जाएगा, या फिर जैसा कि नैब का दावा है क्योंकि ARA की शिक 4 के तहत कोई रिकवरी नहीं हुई है इसलिए इसमें कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह का एक लिमिटेशन इशू लाइबिलिटी की समाअत के दौरान सामने आया, जिस पर जज ने कहा कि मैं आर्टिकल 4 की रिकवरी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर किसी किस्म की राय का इजहार नहीं करता और हर किस्म के शक व शुबहात को दूर करने के लिए इस मामले को आइंदा क्वांटम की पैरवी तक छोड़ देते हैं। अब यह वाज़ेह है कि मुद्दई ऐसी कोई रकम हासिल नहीं कर सकता जो नैब ने कर्ज देने वाले बैंकों को वापस दिलाई हो, लेकिन यह मसला बरकरार है कि क्या ब्रॉडशीट इस रकम में से 20% वसूल कर सकती है जो नैब को इन रिकवरीज के दौरान बतौर कमीशन अदा की गई। ARA की शिक नंबर 4 के तहत ब्रॉडशीट इस रकम में से 20% हासिल कर सकती है जो नैब को असासे रिकवर करने की सूरत में हासिल हुई। इसमें वो असासे भी शामिल हैं जो नैब को बैंकों से कर्जों के जरिए केसेस में मिले। जहां तक बात है रिस्पोंडेंट की जानिब से 10 नंबर इशू उठाने की, तो जज ने इस बात से इत्तफाक किया कि इस बुनियाद पर किसी फाइंडिंग की कोई बुनियाद नहीं। ब्रॉडशीट शॉन ग्रुप और लखानी ग्रुप के केसेस में होने वाली बातचीत में शामिल थी। इस दौरान नैब के लिए जिस कमीशन पर इत्तफाक किया गया वो माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा था। इसहाक डार नैब के क़याम से पहले ही एक नुमाया पाकिस्तानी सियासतदान है। वो नवाज शरीफ के करीबी इत्तेहादी हैं जो तवील अरसे से आज तक उनके साथ हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी JIT ने जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात की थी इनमें इसहाक डार भी शामिल थे। मिस्टर डार ARA के शेड्यूल 1 की फहरिस्त की शख्सियात में कभी शामिल नहीं रहे, तहम 12 अगस्त 2000 को ब्रॉडशीट की जानिब से जमा कराई गई एक फहरिस्त और फिर जनवरी 2001 में ब्रॉडशीट की जानिब से नैब को लिखे गए ख़त के बाद उनका नाम भी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ताहम ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आए जिससे पता चले कि मिस्टर डार को फहरिस्त में शामिल करने पर मुकम्मल इत्तफाक मौजूद था। मिस्टर घुम्मन ने अपनी गवाही में कहा कि नैब इसहाक डार की फहरिस्त में शमूलियत पर रजामंद नहीं था क्योंकि इसहाक डार ने 2001 में शरीफ खानदान के असासों से मुतल्लिक नैब को कुछ मामनत फराहम की थी। मिस्टर डार की फहरिस्त में शमूलियत पर क्वांटम समाअत के मौके पर मुतादिद मसाइल सामने आए। दावेदारों की जानिब से लाइबिलिटी समाअत के इख्तिताम पर एक फहरिस्त जमा करवाई गई जिसमें इसहाक डार का नाम भी शामिल था, लेकिन रिस्पोंडेंट ने इससे इख्तलाफ किया। रिस्पोंडेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुद्दई इसहाक डार को फहरिस्त में शामिल नहीं करवा सकता। जज के मुताबिक क्वांटम की समाअत के मौके पर उन्होंने दोनों पार्टीज़ के कौंसल से कहा कि वो रात गए तक इस मामले को हल कर लें, ताहम इस हवाले से मज़ीद कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई गई।
مسٹر گھمن نے اپنے تیسرے بیان میں گواہی دی کہ نیب کبھی بھی اسحاق ڈار کا نام رجسٹرڈ ٹارگٹ میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کے بقول اگست 2004 تک، جب تک وہ نیب سے وابستہ رہے، اسحاق ڈار کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں کی گئی تھی۔ 12 اگست 2000 کو لکھے گئے براڈ شیٹ کے خط میں، جس کا ذکر اوپر بھی کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ دونوں اس پر اس وقت تک متفق سمجھے جائیں گے جب تک نیب اس ضمن میں آئندہ 5 دنوں میں اعتراض داخل نہیں کرواتی، اور آئندہ 5 دنوں میں نیب کی جانب سے کوئی اعتراض داخل نہیں کروایا گیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان کی شمولیت سے ARA پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ براڈ شیٹ نے جنوری 2001 میں ایک اور درخواست جمع کروائی جس میں اس بات پر نہیں بحث کی گئی کہ ان کے ناموں کی شمولیت پر اتفاق موجود تھا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار ARA کے تحت کبھی بھی رجسٹرڈ ٹارگٹ نہیں تھے۔ یہ ایشو رسپونڈنٹ کی جانب سے جمع کروایا گیا کہ براڈ شیٹ کے نقصان کے تخمینے اور معاہدہ شکنی کے دعووں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت کس پر ہے۔ ثبوت کا معاملہ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اور اس پر بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہونے والے ایسے زیادہ تر ایشوز کو باہمی معاہدوں یا سماعتوں میں ہی حل کر لیا گیا تھا۔ مدعی نے گزارش کی کہ وہ رول آف لا پر انحصار کرتا ہے۔ دریافت کے معاملے میں جب متعلقہ دستاویزات دبا دی جاتی ہیں تو مخالف فریق یا تو اپنے دعوے پر انحصار کرتا ہے یا پھر دفاع پر۔ عدالت یا ٹریبونل حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے رائے دے سکتی ہے۔ کوانٹم کی سماعت کے موقع پر انکشافات پر مبنی کئی درخواستیں سامنے آنے کا سلسلہ جاری رہا، جن میں $500 ملین کی منی لانڈرنگ کا معاملہ شامل ہے۔ یہ انکشاف سپریم کورٹ میں کارروائی کے دوران سامنے آیا، جس کا نتیجہ 2017 اور 18 میں JIT کی رپورٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ کوانٹم کی سماعت سے پہلے اور بعد میں دعوے دار نے متعدد بار دستاویزات کی ریکوری کی درخواست کی اور کافی دستاویزات پیش کی گئی۔ آخری سماعت کے روز یہ حکم بھی دیا گیا اور ایک مزید بیان حلفی جمع کروایا جائے تاکہ اس معاملے میں ہونے والی ڈسکوری ایشو کو مکمل کیا جا سکے، جس پر رسپونڈنٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میرے خیال میں یہ بات اہمیت کی حامل ہے اور یاد رکھا جائے کہ ایک ایویڈینشیل اور پریزمپشنل جسے رولز آف لا کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ مخصوص حقائق کو بیان کرنے کے علاوہ میرے خیال میں اس کیس میں اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اسے جان بوجھ کر روکا گیا، لیکن خفیہ دستاویزات سے متعلق دی گئی رسپونڈنٹس کی وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام دستاویزات پیش کی گئی ہیں۔ ویورز، یہ ہماری آج کی چوتھی ویڈیو تھی اور آپ کے سامنے ہم نے حقائق رکھے، اور اگر آپ نے اس سے پہلی یعنی 3 ویڈیوز نہیں دیکھی، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور آپ انہیں 1 بائی 1 دیکھ سکتے ہیں تاکہ ایک تسلسل برقرار رہے اور آپ کے سامنے حقائق جو ہیں ایک سیریز کی شکل میں سامنے آپ کے آئیں۔ اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے مزید حقائق بھی رکھیں گے کہ اس فیصلے کے اندر کیا لکھا گیا ہے اور میڈیا اسے کس طرح رپورٹ کر رہا ہے۔ آپ خود اس کا تقابلی جائزہ کریں اور اندازہ لگائیں کہ کچھ صحافی اپنی من پسند چیزوں کو نکال کر میڈیا کے اندر کس طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔